लास्ट वीडियो में हमने आपसे पैरेलल रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे और फिर उस वीडियो के बाद इस वीडियो में पहले हम उस पैरेलल रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल करेंगे। देखिए, जब हम सीरीज अरेंजमेंट कर रहे थे तो सीरीज अरेंजमेंट में हमने दो रेजिस्टेंस लिए थे। वही दो रेजिस्टेंस हम पैरेलल अरेंजमेंट में भी ले रहे हैं। एक 3 ओम का रजिस्टर है और दूसरा हमारा 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, लेकिन अब ये पैरेलल अरेंजमेंट में ध्यान से देखिएगा, वहां पे करंट सेम थी और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। यहाँ करंट डिवाइड होगी। ये जो करंट आई है, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2। हमें इन्हीं I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। सिचुएशन एकदम सेम है, बस अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। उस केस के अंदर हमने जो अरेंजमेंट किया था वो सीरीज अरेंजमेंट था, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये करंट इस पॉइंट से डिवाइड हो रही है और इस पॉइंट पे कंबाइंड हो रही है। तो इसके बीच के जो रेजिस्टेंस होंगे वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड I1 एंड I2। ये पहला सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो पैरेलल, चाहे वो कैसा भी अरेंजमेंट हो। तो आइए इनका हम पैरेलल अरेंजमेंट का रेजिस्टेंस निकाल लें। 1/R पैरेलल की वैल्यू 1/3 प्लस 1/2, दैट इज 5/6, और R पैरेलल की वैल्यू जो है वो 6/5, दैट इज 1.2 ओम। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो ये कि हम यहां से करंट फ्लो थ्रू द सर्किट निकाल लें, या फिर इसमें देखो दोनों टेक्निक बता देता हूं। अगर करंट थ्रू द सर्किट निकालना होगा तो V/R पैरेलल रखेंगे। V की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.2 ओम, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक है, 5 एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। अब अगर आपको I1 कैलकुलेट करना है तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 6 वोल्ट है, ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये करंट ये नेगेटिव, तो इसकी भी वैल्यू V और इसकी भी वैल्यू V जो होगी वो इसी के बराबर होगी। तो I1 की वैल्यू हम V/R1 से निकालेंगे और ये आ जाएगा आपका V की वैल्यू 6 और R1 की वैल्यू 3। तो कितना आ गया बेटा, ये 2 एम्पियर आ गया। उसी तरीके से अगर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो V/R2 और ये आ गया 6/2, दैट इज 3 एम्पियर। जैसा कि आप इस आंसर से भी देख सकते हैं और वहां से भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और, लेट n रजिस्टर्स of resistances are ohm are connected in series। ठीक, and similarly n such resistors are connected in parallel। Find the ratio of series to parallel कॉम्बिनेशन। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R सीरीज इक्वल टू R प्लस R n टाइम्स, दैट इज NR।
और पैरेलल के लिए 1/r, पैरेलल की वैल्यू 1/r प्लस 1/r डॉट 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 n टाइम्स, यानी ये कितना हो जाएगा n/r। तो अब अगर r सीरीज और r पैरेलल हमें निकालना है तो हम लिखेंगे rs की वैल्यू nr और ये लिखेंगे r/n। तो n स्क्वायर इंटू r/r, r से कैंसिल, ये n स्क्वायर आ जाए। अब अगर चार इक्वल रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो r सीरीज अपॉन r पैरेलल की वैल्यू 16 टाइम्स हो जाएगी, यानी r सीरीज 16 टाइम्स ऑफ r पैरेलल हो जाएगा। 5 रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो 25 टाइम्स हो जाएगा। एनीवे ऐसे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर देंगे। अब समय है इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ने का। वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है ये 2 सवाल फिलहाल, उसके बाद हम बताते हैं। जैसे आप में से अधिकतर लोगों का ये थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा एम्फेसिस रहेगा, मुझे मालूम है ये चीज, इसलिए मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एक वीडियो में और न्यूमेरिकल वीडियोस एक दूसरी वीडियो में देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी पुट एनी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू, है ना। कोई एक्स्ट्रा बर्डन मैं आपके ऊपर नहीं रखना चाहता। जिनको न्यूमेरिकल सीखना है वो सीखें, जिनको नहीं सीखना है उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दूंगा, वो कृपया कम से कम उन न्यूमेरिकल्स को जरूर कर लें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वो सभी बच्चों से जिनको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो में न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो को चुन लिया। मैंने कहा बिला वजह हर किसी को न्यूमेरिकल्स नहीं अच्छे लगते, भाई कोई बात नहीं, तो आप इतनी थ्योरी तो सीख लें और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। आइए देखते हैं एक और टॉपिक, VI। थोड़ा आपकी बुक से डिफरेंट मिलेगा, प्लीज इसे माइंड मत करिएगा, लेकिन आपको सब कुछ वही मिलेगा जो आपकी बुक में है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब ये ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर को डिफाइन करने का मेरा अपना तरीका है। लीनियर और नॉन लीनियर, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इस भयानक सी हेडिंग को देखकर हो सकता है आपको एक डर सा लगे कि क्या कराने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए अब VI कैरेक्टरिस्टिक में हम शुरू करेंगे एक बात को लिखना कि मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स, metallic conductors such as silver, copper, aluminium, silver, copper, aluminium और भी ETC, aluminium, ETC and alloys, ETC and alloys। such as manganese and constantan, etc. Manganese and constantan, etc. obeys Ohm's law, obeys Ohm's law। ये Ohm's law को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओबेज ओम्स लॉ, ओबेज ओम्स लॉ, हेंस आर नोन एज ओमिक कंडक्टर, हेंस आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। ये ओमिक कंडक्टर्स है, ओमिक कंडक्टर्स, ठीक। इन ओमिक कंडक्टर्स की खासियत क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स does not depend upon the applied potential difference, applied potential difference and current flowing through the ohmic conductor, and current
flowing through the ohmic conductors. ये ना उस करंट पे ओबे करता है ना उस पर ओबे करता है, ठीक है? फॉर ओमिक कंडक्टर्स, फॉर ओमिक कंडक्टर्स VI characteristics are linear. VI characteristic curves are linear. ठीक है, ये इनकी दो खास पहचान। पहली क्या है भाई? पहली ये कि इनका रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। आप कितना भी पोटेंशियल अप्लाई कर लीजिए, आप कितनी भी करंट फ्लो करा लीजिए, उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज आर दी ओमिक कंडक्टर्स और नॉट? इसके लिए आप जब भी ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच में साहब? आई और बी के बीच में, प्लस आई और ये माइनस आई। बेटा ये रिवर्स करंट होती है। क्या होती है रिवर्स करंट? ये अभी लेटर डिस्कशन का इश्यू रहेगा हमारे, आप घबराएं नहीं। ठीक, ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, फॉरवर्ड करंट पे फॉरवर्ड वोल्टेज पे फॉरवर्ड करंट और रिवर्स वोल्टेज पे रिवर्स करंट। बहरहाल ये स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन। ये ओमिक कंडक्टर की पहचान हो गई, ठीक है? तो ओमिक कंडक्टर के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आर लीनियर एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये भी लिख ही लो, एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमिक कंडक्टर में अगर कोई करंट, कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं तो फिर कोई करंट भी नहीं। पासेस थ्रू द ओरिजिन, बात को ध्यान से सुनिएगा, पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब सर्किट कंटेनिंग ओमिक कंडक्टर्स आर नोन एज ओमिक सर्किट और लीनियर सर्किट। सर्किट कंटेनिंग मतलब किसी सर्किट के अंदर आपने सिल्वर वायर का इस्तेमाल कर रखा तो वो ओमिक सर्किट। किसी सर्किट के अंदर आपने कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रखा है तो फिर वो ओमिक सर्किट। एल्यूमिनियम वायर इस्तेमाल कर रखा तो वो ओमिक सर्किट। मैंगनीज इस्तेमाल कर रखा तो वो ओमिक सर्किट। कॉन्स्टेंटन इस्तेमाल कर रखा तो वो ओमिक सर्किट। तो सर्किट कंटेनिंग ओमिक कंडक्टर्स आर known as circuit containing ohmic conductors are known as linear circuit। क्या कहते हैं इनको हम? लीनियर सर्किट कहते हैं। ये लीनियर सर्किट क्या है बेटा? ये लीनियर सर्किट्स और ओमिक सर्किट, इनको ओमिक सर्किट भी कहते हैं। एक लीनियर सर्किट और ओमिक सर्किट कहते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ये तो हो गया VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर के लिए। तो क्या दुनिया के जितने भी मटेरियल्स हैं सबके सब कंडक्टर हैं? आपका आंसर होगा नहीं। तो जब सब कंडक्टर्स नहीं है तो इसका मतलब करंट फ्लो कराने पर कोई जरूरी नहीं है कि उनका भी बिहेवियर वैसा ही हो, यानी करंट के बढ़ने के अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ आप वो भी बढ़ाते जाएं। तो ये अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स भी हैं जो नहीं फॉलो करते ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने का सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो करेगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जब रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो भैया फिर वो ओमिक रेजिस्टर्स नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखनी चाहिए। देयर आर मेनी कंडक्टर्स,
देयर आर, रुक जाओ यार, क्यों इस जगह को फालतू में हम ना यूज करें, ऐसा क्यों? इस जगह को क्यों ना यूज करें हम भाई? अब हेडिंग तो आपकी पढ़ ही चुकी है। देयर आर मेनी कंडक्टर्स, उसी में कंटिन्यू रहिएगा। देयर आर मेनी कंडक्टर्स, देयर आर मेनी कंडक्टर्स in which the relation between the applied potential and the current is non-linear. Between the applied potential and flowing current is not linear या नॉन लीनियर, ठीक है, is non-linear, that is those conductors does not obey Ohm's law, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, नॉट ओबे ओम्स लॉ। देयर आर मेनी कंडक्टर्स इन विच द रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल एंड फ्लोइंग करंट इज नॉन लीनियर, दैट इज दोस कंडक्टर्स डज नॉट ओबे ओम्स लॉ आर known as non-ohmic conductors, अब अगर ओमिक कंडक्टर्स हैं तो उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं तो फिर उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। तो पहले एक चीज हम और लिख लेंगे, फॉर सच conductors the VI characteristic is non-linear, वो non-linear होती है, वो लीनियर नहीं होती, वो क्या होती है, वो non-linear होती है, non-linear। and circuit containing non-ohmic conductors are known as non-ohmic or non-linear circuit। बस circuit containing non-ohmic conductors are known as non-linear circuit। ये क्या होते हैं, नॉन लीनियर सर्किट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, फॉर एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। डायोड ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस बार, डायोड भी, ट्रायोड भी आपको पढ़ने को मिलेगा। डायोड, सेमीकंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब एक्सरे में आपको बताऊंगा, डायोड ट्रायोड मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताऊंगा, सेमीकंडक्टर भी मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताऊंगा। डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर एक और नाम जान लीजिए, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉमा थर्मिस्टर्स etc। हर वो कंडक्टर, हर वो चीज जिसका रेजिस्टेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करने लग जाए, यानी कांस्टेंट रेजिस्टेंस ना रहे, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे,
नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आ जाएंगे। अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन छोड़कर कुछ भी हो सकता है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा दिया। फॉर सच कंडक्टर द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन लीनियर। अब देखो, जैसे कि अगर हम डायोड की बात करें, ये ग्राफ हम इसका डिस्कस करेंगे, इसलिए अगर यही करते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे आता है, ये देखिए साहब, ये ग्राफ है। अब बताओ कहाँ लीनियरिटी है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज V प्लस के लिए, और ये फॉरवर्ड करंट I प्लस के लिए, ये रिवर्स करंट I के लिए, और ये रिवर्स वोल्टेज V माइनस के लिए। ये इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन होगा, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स does not remains constant, they vary from point to point, इसीलिए हम इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। अब जैसे इस पॉइंट का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है, यहाँ का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें आपका ये डेल्टा I हो जाएगा और ये डेल्टा V हो जाएगा। अब आपको अगर डायनामिक रेजिस्टेंस चाहिए, R डायनामिक, तो आप लिखेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ P, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट डायनामिक रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो बच्चों ये था नॉन ओमिक और ओमिक कंडक्टर, उसका एग्जाम्पल, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब हमारे पास इसमें पढ़ाने के लिए 2-3 चीजें और बची हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक और वीडियो का सहारा लेंगे। हम आपको छोटे छोटे वीडियो इसलिए देते हैं कि आप आराम से देख लें और समझ लें। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। मैं ये वीडियो पॉज नहीं, मतलब एंड करने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस और वो बताएंगे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे।